दोस्तों नमस्कार। कल तक जो दोस्त थे, अब वह दोस्त दुश्मन ना बन जाएं, बचने की कोशिश की जा रही है। कल तक जो दुश्मन थे, वह दोस्त की कतार में खड़े होने की चाह में साथ आ चुके हैं। यह परिस्थिति 2025 यानी इसी बरस की है। यह एक ऐसा बरस है जिसने दुनिया के सामने भौगोलिक तौर पर, सामरिक तौर पर, युद्ध की परिस्थितियों को लेकर, व्यापार के दृष्टिकोण को लेकर सब कुछ बदलने की स्थिति में दुनिया के तमाम देशों को लाकर खड़ा कर ही दिया है। और शायद यही वजह है भारत भी इससे अछूता नहीं है। कल तक भारत के लिए चीन क्या मायने रखता था और आज चीन क्या मायने रखता है। कल तक रूस भारत के साथ जुड़ा हुआ जरूर था, लेकिन रूस कभी भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संप्रभुता, भारत के साथ दोस्ती का राग और भारत के साथ आने वाले वक्त में एक कूटनीतिक संबंध व्यापार के आश्रय कैसे बन जाएंगे, इसको लेकर ताल ठोक कर पुतिन अब कहने से हिचकते नहीं है भारत को कोई दूसरा देश ना चेताए, और ट्रंप तो बिल्कुल ही ना चेताए। यह यारी, यह दोस्ती बिल्कुल नए सिरे को परिभाषित कर रही है। इन सब के बीच पुतिन यह भी कहने से घबराते नहीं हैं कि ब्रिक्स को बनाने में चीन और भारत ने एक साथ जितनी मेहनत की वो तारीफ करते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब गाजा में शांति का फार्मूला निकालते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री एक दो नहीं, 7 अलग अलग भाषाओं में बकायदा ट्वीट करते हैं। और उस एक ट्वीट को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्रुथ साइट पर भी डाल देते हैं। तो ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते क्या होंगे? रशिया भारत के कितने करीब आ चुका है? चीन के साथ रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो चले हैं। लेकिन सवाल तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत की उस घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जियो पॉलिटिक्स का असर जो भारत के घरेलू राजनीति को प्रभावित कर रहा है, उसमें एक नाम राहुल गांधी का भी आ चुका है। राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2014 से 2024 तक जिस चमक के साथ चमक रहा था, अब वो कहीं धूमिल हो रहा है, कद कम हो रहा है। क्योंकि यूनिलेटरल जाएंगे या मल्टीलेटरल जाएंगे, दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंध बनाएंगे या राष्ट्रहित का जिक्र करते हुए अब चंद देश ही साथ में खड़े होंगे, बहुत सी नई नई परिस्थितियां पैदा हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी दुनिया के अलग अलग देश भारत की अंदरूनी राजनीति में दिलचस्पी भी रख रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी की पहचान इस वक्त बतौर सांसद नहीं, बतौर विपक्ष के नेता यानी एलओपी की है, और एलओपी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी दी जाएगी तो राहुल गांधी की विरासत उसमें जुड़ेगी ही। वो नेहरू का प्रधानमंत्री होना हो, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री होना हो, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री होना हो, और कोलंबिया में कुछ ऐसा ही नजारा खुलकर नजर भी आया। वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने जब राहुल गांधी का जिक्र इस तर्ज पर किया जिसमें राजीव गांधी का जिक्र और खास तौर से इंदिरा गांधी का जिक्र और इन सब के साथ नेहरू और नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी जिक्र, ये परिस्थितियां जाहिर तौर पर भारत के भीतर उस मीडिया को परेशानी में डाल सकती है जो मीडिया राहुल गांधी का ब्लैकआउट देश में किए हुए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो परिस्थितियों के केंद्र में भारत इस वक्त खड़ा हुआ है और जियो पॉलिटिक्स के केंद्र में भारत और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की हर कूटनीति रास्ते को हर देश परख रहा है, उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी कम से कम भारत की घरेलू राजनीति, भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और इन सब के बीच सरकार का अपना जो एक आईटी सेल कहें या सरकार के जो अपने प्रचार प्रसार के तरीके हैं, उस पर वो चोट तो होगी ही। और शायद यही वो वजह है जहां पर राहुल गांधी विदेश में जाकर जब भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा करते हुए खुले तौर पर कहते हैं कि भारत में मौजूदा वक्त में बीजेपी और सत्ताधारी आरएसएस का भी जिक्र करते हैं,
यानी पार्टी, बीजेपी, संगठन, आरएसएस और दोनों के जरिए भारत के उस बहुमुखी रूप को खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लकीर पर पूरे देश को प्रभावित और बताने की कोशिश जो की जा रही है वो लोकतांत्रिक तौर पर कितना बड़ा खतरा है, इसका खुला जिक्र राहुल गांधी करने से चूके नहीं। Also, fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. हालांकि इसे सुनते वक्त कोई भी कह सकता है कि भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे निशाने पर मोदी सरकार है, उसके पीछे निशाने पर संघ परिवार है, यानी उसके पीछे लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों में मौजूदा देश की राजनीतिक सत्ता ही है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी इस दौर में समझना होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद जब पहली बार यात्राओं के सिलसिले में 2014 के बाद निकल रहे थे तो वह विदेशी जमीन पर यह कहकर आए थे कि उनके दौर में जितनी प्रगति भारत कर रहा है इतनी प्रगति बीते 70 बरस में नहीं हुई। और अक्सर यह कहा जाता था कि भारत की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसमें भारत में जन्म ही क्यों हुआ, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। यह देश का हर कोई शख्स जानता है। यानी भारत की परिस्थितियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के विकास को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जोड़ना, यह प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मौकों पर अगर कहा तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को लेकर लोकतंत्र के परिभाषा को अपने साथ जोड़ते हुए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा जब कांग्रेस रहेगी या फिर गांधी परिवार रहेगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे जब तक वो रहेंगे तब तक इस देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। ये एक अजीबोगरीब परिस्थितियों का, वह भी विदेशी जमीन पर, एक वाक युद्ध नहीं है, बल्कि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे कौन परिभाषित करेगा इसको लेकर भी एक धारा और विचारधारा दोनों है। लेकिन इसके समानांतर जरा मौजूदा वक्त में जो जियोपॉलिटिक्स की रुचि भारत को लेकर है और भारत के भीतर की राजनीतिक सत्ता इस बात को जान समझ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को प्रभावित करने की कोशिश भी है और भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता भी समझ रही है कि वो वाकई किस रास्ते जाए, अभी भी उसके जहन में बहुत सारी उलझनें हैं। वो उलझन अपने पड़ोसी देशों को लेकर है, वो उलझन मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर है, वो उलझन इजराइल और ईरान के युद्ध की परिस्थितियों के बीच भी रही, और वो उलझन इस वक्त अमेरिका के टैरिफ वार या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद को नायक के तौर पर बताने की कोशिश, और इन सब के बीच भारत अपनी राष्ट्र हित का जिक्र करते हुए रूस और चीन के करीब जाने की स्थिति। इन तमाम चीजों को लगातार अगर चलते और देखते हुए समझेंगे तो इसके दो मतलब बहुत साफ है। भारत की देसी राजनीति, अंदरूनी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय तौर से प्रभावित हो रही है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय यानी जियोपॉलिटिक्स भारत की राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है, और इसी के दो अलग अलग असर हैं जिसमें राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा के दौरान भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता पर सवाल खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ मौजूदा भारत की राजनीतिक सत्ता कभी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, कभी शी जिनपिंग के साथ, कभी पुतिन के साथ, कभी इजराइल के साथ, कभी मिडिल ईस्ट को लेकर, कभी ईरान को लेकर एक अंतर्द्वंद या कंट्रडिक्शंस के दौर में फंसी हुई है, तो उसका असर भारत की राजनीति पर तो पड़ेगा ही। गाजा पट्टी को लेकर इजराइल की भूमिका जिस तरीके से उभर कर आई, यूनाइटेड नेशन तक में उसका विरोध हुआ
और यूनाइटेड नेशन तक में इजराइल का साथ भारत ने दिया। इजराइल का विरोध यूनाइटेड नेशन में हो रहा था। और इन परिस्थिति में जब शांति फार्मूला ट्रंप निकालने की दिशा में बढ़े तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग दुनिया की भाषाओं में ट्वीट किए कि दुनिया की नजर उस पर जाए। वो चाहे रूसी भाषा हो, चाहे चीन की भाषा हो, वो मिडिल ईस्ट की भाषा हो, चाहे अमेरिका की भाषा हो, चाहे दुनिया भर की लैंग्वेज अंग्रेजी के साथ ही क्यों ना जुड़ी हुई हो, हर भाषा में ट्वीट किया गया। और यह अपने तरीके की पहली कूटनीति ऐसी यात्रा है। इसी दौर में चीन और रशिया भारत के करीब आ चुके हैं और ये दोनों देश के निशाने पर अमेरिका है। अमेरिका के निशाने पर ये दोनों देश हैं, लेकिन भारत को वो अपने खेमे में चाहता है। तो पहले ये अलग अलग भाषा जो दुनिया की 7 भाषाओं में किया गया ये ट्वीट जो एक्स पर डाला गया, उसे आप देख तो लीजिए। जाहिर है ये देखकर कोई भी कह सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती अभी खत्म हुई नहीं है। वो गाहे बगाहे कूटनीति का एक दरवाजा खोले रखना चाहते हैं, लेकिन अगला सवाल फिर वहीं लाकर भारत की विदेश नीति और जियोपॉलिटिक्स को खड़ा कर देता है, जिससे भारत प्रभावित हो रहा है। एशियान की बैठक 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया में है, यानी कुआलालंपुर में है। और मलेशिया भारत से कहता है कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं, आप चाहें तो 1 to 1 बाइलेटरल बातचीत दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। व्हाइट हाउस कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, भारत भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ट्रंप जा रहे हैं ये फाइनल हो चुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तय नहीं हुआ है। यानी इस दौर में जो ईस्ट एशिया समिट जो एशियन देशों का होगा, उसमें भारत की मौजूदगी कैसे किस रूप में रहे, यह एक सवाल है। इन सवालों के अक्सर एक दूसरा सवाल है, ब्रिक्स की मौजूदगी। ब्रिक्स को बनाने के पीछे भारत और चीन रहे, इसको लेकर पुतिन खुले तौर पर कहते हैं। ब्रिक्स की कोई अपनी करेंसी ना हो, इसको लेकर विरोध ट्रंप खुले तौर पर कर चुके हैं और कहा है कम से कम आप डॉलर को चुनौती देने की कोशिश मत कीजिएगा। और 2 दिन पहले ही आरबीआई ने कहा कि अब रुपए की करेंसी के आश्रय नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ जो भी व्यापार होंगे, ट्रांजैक्शन रुपए में होगा। यानी डॉलर को चेतावनी देते हुए कोई अलग करेंसी तो नहीं, लेकिन इन सब से हटकर रुपए के आश्रय चीजें चलाई जाएंगी। अमेरिका कह रहा है रूस से तेल मत लीजिए। इस बीच खबर आई, जो डाटा रिसर्च एजेंसी है केपलर, उसने कहा कि कम से कम सितंबर के महीने में भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है। भारत की जो सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल है, उसने तकरीबन हर दिन 6 लाख बैरल खरीदा है, जो कि अगस्त की तुलना में लगभग 32% कम है, जून की तुलना में लगभग 45% कम है। यानी सितंबर के भीतर रशिया से आने वाले तेल में तकरीबन 6% की कमी आ गई है। भारत की तरफ से कहा गया कि देखिए, अमेरिका का दबाव नहीं, ऐसा नहीं है, यह दरअसल डाइवर्सिफिकेशन हम खोज रहे हैं सप्लाई का। लेकिन फिर अगला सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, भारत की करीबी अमेरिका या ट्रंप के साथ है या नहीं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भारत की संप्रभुता के खिलाफ कभी फैसला नहीं करेंगे। भारत अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान भारत को होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि रूस ने अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो पूरी दुनिया में एनर्जी पर, उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा। अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उसको मजबूरी में इंटरेस्ट रेट हाई करना होगा। अमेरिका को अपनी एनर्जी और इकोनॉमी को लेकर परेशानी सवाल खड़े हो जाएंगे और डॉलर $100 तक पहुंच जाएगा प्रति बैरल। लेकिन पुतिन यही नहीं रुकते हैं, वो 2 बातों को बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि भारत के साथ जो संबंध है उससे उनका लाभ है, और वो अमेरिका को चेताते हैं भारत के साथ खड़े होकर। और भारत इस बीच में अमेरिका के साथ खड़ा है अपने ट्वीट को लेकर।
पुतिन कहते हैं कि उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि भारत को बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने की वजह से जो भी व्यापार का असंतुलन रूस में हो रहा है उसके लिए वह ठोस कदम उठाए। और भारत से कहते हैं कि देखिए, आप तेल तो खरीद ही रहे हैं, कृषि उत्पाद भी खरीदिए, दवाइयां भी खरीदिए। और उसके बाद वो ट्रंप से कहते हैं कि भारत पर रूसी ऊर्जा ना खरीदने का दबाव जो वो बना रहे हैं, ऐसे में अमेरिका खुद तो यूरेनियम खरीद रहा है, लेकिन रूस फिर कहता है हम यूरेनियम आपको देना बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। उसके बाद रूस फिर से आता और कहता है कि देखिए, ब्रिक्स जो बनाया गया उसमें भारत और चीन का योगदान इसलिए है क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि दुनिया में एक न्याय हो, किसी एक व्यक्ति की सत्ता ना रहे। और इन सब के बीच अमेरिका रूस को कहता है आप कागजी शेर हैं, तो रूस कहता है आप हमें कागजी शेर कर रहे हैं, हम तो यूक्रेन से लड़ रहे हैं और यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो खड़ा है, तो क्या नाटो भी कागजी शेर है? और सिर्फ सितंबर के महीने में जितनी बड़ी तादाद में नागरिक यूक्रेन के मारे गए उसकी गिनती तो कर लीजिए, वो हजारों में है। यानी इस पूरे त्रिकोण के भीतर भारत जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में है और जियोपॉलिटिक्स की जरूरत इस वक्त भारत के भीतर की राजनीतिक सत्ता, विपक्ष की राजनीति और शायद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बाजार पर कब्जा करने की चाहत सब कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने इससे पहले अपने राष्ट्र हितों का ध्यान में रखकर समझौता इस तर्ज पर किया हो जिसमें कहा जाए कि भारत का कॉरपोरेट, भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर से विकसित देशों के बैंकों से कर्ज उठाने की परिस्थिति, एक्सपोर्ट और उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर सत्ता के करीबी कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने की परिस्थिति, इन सब से भारत ने कोताही बरती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक क्षण के लिए पुतिन की बातों को सुनिए। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. Risks, and the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. So economy-wise, there is no point in it. पुतिन ने जिन बातों का जिक्र किया उसका एक मजमून यह भी कहता है कि वो अमेरिका से सीधे दो दो हाथ करने को तैयार है बतौर दुश्मन। उसने बकायदा चेताया भी कि यूक्रेन को अगर लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल दी गई तो अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, लेकिन रूस पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, उससे वो तोड़ निकाल लेगा। अगले क्षण वो कहता है कि अगर किसी ने भी परमाणु परीक्षण किया, यहां तक कि अमेरिका ने भी और परीक्षण किए, तो रूस भी अब पीछे नहीं हटेगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति रूस और अमेरिका के बीच जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच पुतिन यह भी कहते हैं कि दरअसल भारत और चीन का रूस आभारी है जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेते और ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां सबको न्याय मिले। तो अगला सवाल यह है कि अमेरिका यह नहीं चाहता है तो भारत इस दौर में अमेरिका के साथ रास्ता क्यों टटोल रहा है? जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने चीन को कटघरे में खड़ा किया, उस चीन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत क्यों हो चले हैं? इन सवालों के बीच भारत के भीतर जो लोकतंत्र को उठते हुए सवाल हैं, उसमें हाल की घटना सोनम वांगचुक को लेकर भी खड़ी हुई है। सोनम वांगचुक की पत्नी बकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करती है हैबियस कॉर्पस की। यानी सोनम वांगचुक को सामने लाया जाए, बताया तो जाए वो कहां है, कैसे हैं, किस रूप में है, क्योंकि 4 दिनों के बाद जो जानकारी देनी होती है, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ही आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, लेकिन ना तो आपने कोई जानकारी दी और अब दिल्ली आकर उनकी पत्नी गली गली घूम रही है, बतला रही है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, लगातार एक नैरेटिव मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दे डाली है। यही साइट
किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 days में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 day को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं। लद्दाख की सीमा तिब्बत से लगती है। तिब्बत चीन के अधीन है। बहुत ही संवेदनशील यह पूरा इलाका भारत के लिए है। वहां पर राज्य की मांग की जा रही है कि अलग राज्य लद्दाख को मान लिया जाए। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच दुनिया की नजर भारत को लेकर जिस दृष्टि से है, उसमें क्या वाकई जियोपॉलिटिक्स का असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना व्यापक हो चला है, जहां पर भारत की अंदरूनी राजनीति भी उससे प्रभावित हो, या अंदरूनी राजनीति का असर जियोपॉलिटिकल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के देश हाथों हाथ में ले ले। इसीलिए जब इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दरवाजे पर राहुल गांधी कोलंबिया में पहुंचे, तो वहां पर उनसे एक सवाल किया गया और कहा गया कि आप बाहर निकलकर, यानी भारत से बाहर निकलकर, भारत के लोकतंत्र और भारत को लेकर जो जवाब देते हैं, उसमें यह सवाल बड़ा कर दिया जाता है, या भारत में यह सवाल सत्ताधारी पार्टी लगातार उठाती है कि आप भारत को बदनाम कर रहे हैं। अब इसका जवाब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने दिए गए बयानों से जोड़कर करते हैं और कहते हैं कि दरअसल उनको इस दौर में इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर सत्ता का पूरा चेहरा डेमोक्रेटिक नहीं है। You haven't heard his speech where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's the what I independence said. didn't happen, and the independence is washed away. Yeah. Right? So if that's not an insult, what's an insult, right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. ये जवाब एक दो नहीं, कम से कम कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन सबसे बड़े 5 सवाल इस दौर में जियोपॉलिटिक्स को लेकर, भारत को लेकर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर, भारत की देसी राजनीति को लेकर, और इन सब के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहे गए वक्तव्यों को लेकर। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कद कम हुआ है, घटा है, और देश के भीतर की राजनीति में भी जितने सवाल इस वक्त विपक्ष कर रहा है, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो सवालों के दायरे में मौजूदा राजनीतिक सत्ता है, उसका जवाब दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है, जिसका लाभ एलओपी यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिल रहा है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की आवाजाही कम हुई है और राहुल गांधी अपनी आवाजाही इस दौर में बढ़ाते हुए देश के भीतर के सवालों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं, तो दुनिया के तमाम देशों की रुचि उसमें जरूर होगी, क्योंकि इस वक्त कौन कहां पर दुनिया में खड़ा है कोई नहीं जानता है। तीसरा सवाल, जियोपॉलिटिक्स के दायरे में दुनिया के 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन, क्या उसी के समानांतर भारत को प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए देखना चाहते हैं, या भारत के भरोसे खुद को इन 3 बड़े नेताओं के समकक्ष खड़ा मानते हैं? और इन तीनों देशों को क्या यह बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों में चीन का खड़ा होना यूं भी रशिया और अमेरिका के लिए एक चेतावनी के तौर पर उभरकर सामने आ चुका है। नया सवाल यह है, क्या इस पूरे एशियाई देशों की कतार में
यह तीनों महाशक्ति अगर भारत को महाशक्ति के तौर पर मान लिया जाए तो क्या यह अमेरिका इस बैलेंस को इम्बैलेंस करेगा या इस इम्बैलेंस को अपने अनुकूल बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा? चौथा सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इस परिस्थिति में भारत की अंदरूनी राजनीति प्रभावित हो रही है? क्या इस परिस्थिति में जानबूझकर भारत के साथ निकटता जियोपॉलिटिक्स के तमाम देश दिखा रहे हैं और उसका असर आने वाले वक्त में भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है? पांचवां सवाल, क्या वाकई भारत की उलझन इस वक्त रूस चीन बनाम अमेरिका को लेकर है? क्या वाकई भारत की चुनौती इस वक्त चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस जो बरसों बरस भारत के साथ रहा है और अमेरिका जो कम से कम भारत की बाजार या आर्थिक नीति में व्यापक परिवर्तन जो 1991 के बाद से हुआ, उसके बाद से जिस रिफॉर्म और जिस आर्थिक गति को भारत ने पकड़ा, उसमें क्या एक झटके में अमेरिका को भारत छोड़ सकता है? और अगर ये तमाम परिस्थितियां इन सवालों के साथ है तो अगला सवाल यह भी है, राजनीतिक सत्ता सिर्फ इस देश में वोट के आसरे नहीं बनती बिगड़ती है, उसके पीछे कॉरपोरेट की पूंजी होती है, उसके पीछे दुनिया की ताकतों का हस्तक्षेप होता है। उसके साथ इस देश की राजनीति में वाइवल डाइवल स्थिति में अगर विपक्ष और सत्ता आमने सामने आकर खड़ी हो जाए, जैसे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े हैं, तो यह किस दिशा में जाएगा शायद 2025 इसी को निर्धारित करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।